हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का 8वां वीडियो है, 7 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा रही हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, शॉर्ट नोट्स की क्लास है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट टाइम में ये वीडियो जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ बहुत काम आएंगी। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और ज़रूरत यदि आप लोगों को होगी तो मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पर। आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, कुल 2 वीडियो उसकी आ चुकी हैं। और 15 दिन में पूरा ईवीएस जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं? पहला विकल्प है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल और चौथा है पोन्नी चावल। तो असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म बतानी है जो पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं। तो ये होते हैं बोरा चावल। इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प। बोरा चावल जो होते हैं ये पकने पर स्टिकी हो जाते हैं यानी कि चिपचिपे हो जाते हैं। यह अपनी सुगंधित खुशबू और विशिष्ट स्वाद के लिए जाने जाते हैं। बोरा चावल का उपयोग आमतौर पर पारंपरिक असमिया व्यंजन जैसे पीठा, पुलाव, कोमोल साउल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब और विकल्प लिखे हुए हैं जैसे अरबोरियो चावल। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये इटली में पाया जाता है। और बोम्बा चावल ये स्पेन में पाया जाता है। और पोन्नी चावल ये तमिलनाडु क्षेत्र में उगाया जाता है, भारत के तमिलनाडु में। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। असम के जो चावल की किस्म है बोरा चावल, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। लिखा है, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तीसरा है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और चौथा है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें सत्य कथन बताना है। तो कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए सही है। उसके बाद लिखा है कि झारखंड में लॉटरी के माध्यम से, तो ये झारखंड में तय नहीं किया जाता बल्कि मिजोरम में लॉटरी के माध्यम से तय किया जाता है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। बी हो गया गलत। सी लिखा है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। इसमें लिखा है 15 वर्ष, तो ये गलत हो गया। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, ये सही है। ए और डी सही है। इसमें आपका चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। ए और डी इसमें चौथा विकल्प उत्तर है, ये नीचे वाला। जो ये पेन है वहां पर नहीं चल रहा है। इसमें चौथा विकल्प उत्तर है। ए और डी सही है, चौथा विकल्प उत्तर है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांसा यानी ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, एक दो बार नहीं, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो आपको पता होगा। साइंस में भी पूछ लिया जाता है, ईवीएस में भी पूछ लिया जाता है। पेपर 2 में जिनका विषय साइंस है, साइंस में भी पूछ लिया जाता है। और जिसका विषय एसएसटी है, एसएसटी में भी पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानिए। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसे किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। पहला है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्यूमिनियम और जिंक, और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा यानी ब्रांज एक मिश्र धातु है जिन्हें किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टिन और कॉपर। पहला विकल्प सही हो जाएगा, टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है।
हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है। तो हाथियों से संबंधित प्रश्न भी आपको जरूर मिलेगा और आप लोग मात्र 15 दिन का समय दीजिए, ये सभी टॉपिक मैं तैयार करवा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। पहला गलत हो गया, इसमें 100 किलोग्राम लिखा है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो लगभग 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा पाता है एक वयस्क हाथी। तो बी भी गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही बात है। और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो इसमें सी और डी सही है। चौथा विकल्प इसमें भी आपका सही है। ज्यादा नीचे लिखे होने के कारण इस पे मेरा जो ये पेन है वो नहीं चल पा रहा है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, सी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर और चौथा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो एक बात आपको याद रखनी है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए, संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर को और हमारे देश का संविधान इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? अब ये प्रश्न जो है दो तरीके से पूछ लिया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि किस राज्य का भाग है। विकल्प देख लीजिए, पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो अब ये कस्बा तेलंगाना का भाग है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये कस्बा किसका भाग था, तो आपको याद रखना है ये भाग था आंध्र प्रदेश का। ये भी याद रखिएगा, ये पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना विभाजित होकर एक नया राज्य बन गया तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना के हिस्से में आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है? पहला विकल्प है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक रानी मक्खी होती है प्रत्येक छत्ते में और जिसका कार्य होता है अंडे देना। तो पहला तो हो गया भाई सही। चलिए पढ़ लेते हैं। जो सही नहीं है वह हमें बताना है, जो गलत है वह बताना है। दूसरा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं और चौथा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं जो कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। अब इसमें दूसरा सही नहीं है। इसमें लिखा है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। जितने भी जरूरी कार्य हैं वह श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें यही गलत है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा है दक्षिणी अफ्रीका से। तो मिर्ची जो है व्यापारी लाए थे हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से। सी विकल्प सही हो जाएगा। एक पोएम दी गई है एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब है उसमें, और उसी पोएम से ये सभी प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिण अमेरिका से टमाटर आया है, आलू और हरी मिर्च, यूरोप से गोभी और मटर, अफ्रीका से कॉफी, बीन्स और भिंडी, और भारत के जो देसी सब्जियां हैं जैसे मेथी है, पालक है, बैंगन है, मूली है, फल पूछ लिए जाएं तो आम, संतरा, केला, ये सभी देसी है, यानी ये भारत में ही पैदा हुए हैं। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी।
तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और सूर्यमणि आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, कुडुख आदिवासी समाज से, और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला है अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है संयुक्त तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तानों में, और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी देखकर राजस्थान मत टिक की कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको राजस्थान जरूर मिलेगा जो पूर्ण रूप से गलत है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। पहला है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो सिनकोना पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है मलेरिया का। और उच्च ज्वर के साथ कपकपी यानी कि सर्दी लगती है जब मलेरिया हो जाता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला विकल्प है उल्लू, दूसरा विकल्प है कौआ, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है मैना। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और कई हद तक गर्दन को पीछे घुमा लेता है उल्लू। तो ये आपको याद रखना है। दोनों ही बातों में अंतर याद रखिए, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्बेरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ओमान और चौथा है अफगानिस्तान। तो अल्बेरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज्बेकिस्तान। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला विकल्प है मेघालय में, दूसरा है असम में, तीसरा है उड़ीसा में और चौथा है अरुणाचल प्रदेश में। तो नेपेंथिस जो है एक कीटभक्षी पौधा है। ये जिस जगह पर उगता है, दलदली जगह पर उगता है, वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला है रोनाल्ड रोस, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रोगर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी। तो किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, रोनाल्ड रोस। और इस अनुसंधान के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। अब अबू धाबी के विषय में आपको सत्य कथन बताने हैं।
तो अबू धाबी के विषय में जो सही है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पेट्रोल पानी से महंगा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही लिखा है। अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं, ये गलत है क्योंकि अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। तो ABC सही है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, सही लिखा हुआ है। यह 8 बिंदुओं पर आधारित है, गलत लिखा है क्योंकि ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये सही लिखा हुआ है। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा यानी कि ए विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है? पहला है बीन, मुरली, सारंगी, ढोल। दूसरा है मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी। तीसरा है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। और चौथा है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो मुरली मुरली जिसमें लिखा है वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो मुरली है इसका प्रयोग बीन मंडली में नहीं होता है। अब एक विकल्प बचा, तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल, इनका प्रयोग किया जाता है बीन मंडली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? लिखा है यह है, जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। दूसरा है वे वृक्षों से ढके हुए छोटा सा क्षेत्र हैं। तीसरा है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। और चौथा है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो सत्य कथन बताना है, पहला बिल्कुल सही है, ये जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। पहला है शिमला, दूसरा है शिल्लांग, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है लेह लद्दाख। तो ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है, इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा। पहला है 23 मई 1984, दूसरा है 23 मई 1989, तीसरा है 25 मई 1984 और चौथा है 25 मई 1989। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है और 23 मई 1984 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? पहला है सांप की झड़ी हुई चर्म से, दूसरा है सांप के विष यानी जहर से, तीसरा है चिचिंडे के पौधे का फूल और चौथा है चिचिंडे के पौधे का बीज। तो जो सांप के काटने की दवाई होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इसे सीरम कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और सभी सरकारी अस्पतालों में ये उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं, क्यों ढूंढ लेते हैं? पहला है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं, परेशान करते हैं क्योंकि ये पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस PDF में 23 ही प्रश्न थे, तो आज मैं 23 ही प्रश्न ले रही हूँ। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो क्लास चल रही है NCERT वाली, कृपया उसे जरूर देख लीजिए, आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।